हमने पिछले वाले वीडियो में प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में बात किया था, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया। ये सभी के सभी क्या है, तो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। आज हम देखेंगे कई सारे कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ है और इसका खोजकर्ता कौन है, इन सबों के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सो नाउ यू स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। आइए, तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी की बेटी और उसके दामाद। तो मैडम क्यूरी की बेटी यानी कि उसका नाम है इरेन क्यूरी और उसके पति का नाम है एफ जोलिट। तो ये इसके दामाद हुए मैडम क्यूरी के। तो मैडम क्यूरी की बेटी इरेन क्यूरी और इसके पति एफ जोलिट ने कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ का खोज किया और इससे खूब क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। जैसे कि कोबाल्ट 60 किसमें यूज होता है? कैंसर के उपचार में। इसके अलावा आयोडीन 131 किसमें? चिकित्सीय में यूज होता है। प्लूटोनियम ये क्या होता है? यह बम बनाने में ये सभी का यूज किया जाता है, अर्थात ये सभी के सभी क्या हैं? कृत्रिम रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। इससे पहले हमने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में बात किया, जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम। अर्थात हमने क्या कहा कि जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है पीरियोडिक टेबल में, वह सभी के सभी क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, रेडियो सक्रिय एलिमेंट होते हैं। आइए, यहाँ पे बात याद रखना है कि जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जब उससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकल जाती है, अर्थात वहां पे उत्सर्जन उसका हो जाता है, तो सारे के सारे अंततः सीसा में बदल जाता है। तो इस बात को याद रखना है। सीसा का कई बार एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाता है, क्योंकि जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जब उससे कण उत्सर्जन हो जाता है, तब वह सीसा में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात सीसा का याद रखिएगा एटॉमिक नंबर 82 और मास नंबर इसका होता है 207। तो PB82 207 याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी का, जिसका नाम है रेडियो सक्रिय क्षय, या इसी को विखंडन कहते हैं, रेडियो सक्रिय विखंडन, यानी कि रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ये क्या होता है? तो जैसे देखिए, जितना भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उससे क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। यही क्या होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ का यानी कि क्षय होना होता है। रेडियो सक्रिय डीके कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे अल्फा क्षय होगा, यहाँ पे बीटा क्षय होगा, यहाँ पे गामा क्षय होगा। अर्थात जो अल्फा क्षय होगा यानी कि अल्फा डीके होगा, उससे अल्फा रेडिएशन निकलेगा। बीटा क्षय जहाँ पे होगा, बीटा डीके जहाँ से होगा, वहां से बीटा रेडिएशन निकलेगा। और गामा क्षय यानी कि गामा डीके जहाँ से होगा, वहां से गामा रेडिएशन निकलेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अल्फा किरणों की क्या विशेषता है, गामा किरणों की विशेषता और बीटा किरणों की विशेषता से क्वेश्चन रहता है। तो याद रखिएगा, अल्फा पे क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज, बीटा पे निगेटिव चार्ज और गामा पे कोई चार्ज रहता ही नहीं है। एक एक करके इन सभी के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा रेज की विशेषता का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इसका खोजकर्ता कौन है? तो हेनरी बेकुलर जो है, वह अल्फा किरणों की खोज किया था। यह कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, याद रखिएगा, हेनरी बेकुलर को, जिन्होंने की अल्फा रेज की खोज किया था। दूसरा पॉइंट रखिएगा, अल्फा किरण क्या होती है? यह पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमने आपको यहाँ पे बताया था डायग्राम के माध्यम से कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जब इससे इससे अल्फा किरणें निकलेगा, बीटा किरणें निकलेगा और गामा किरणें निकलेगा। तो हमने बताया था कि जब अल्फा किरणें निकलता है, तो अल्फा किरण जो है वह कैथोड की ओर मुड़ जाता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है? कैथोड होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है? एनोड होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये वाला बीच वाला हिस्सा होता है। तो अल्फा कण कैथोड की ओर मुड़ जाता है, बीटा कण एनोड की ओर मुड़ जाता है और गामा कण सीधे रेखा में गमन कर जाता है। कहने का मतलब होता है कि अल्फा कण किस तरफ मुड़ेगा? कैथोड की ओर मुड़ता है। याद रखिएगा, एक अल्फा कण जो होता है, इस पर 2 इकाई धनावेश होता है। कितना होता है? 2 यूनिट पॉजिटिवली चार्ज होता है एक अल्फा
रेज। इसके अलावा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। यूँ कहें तो हीलियम के नाभिक जैसा यह माना जाता है और हीलियम में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर इसका 4 होता है। इस प्रकार से होता है अल्फा रेज। कहने का मतलब इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। फिर हमने कहा कि कैथोड की ओर यह विचलित हो जाता है, ये डायग्राम के माध्यम से बताया, और इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। तो जो लाइट का वेग है उसका 1/10वां भाग होता है अल्फा किरणन का वेग। और याद रखिएगा, कोई पदार्थ से अगर एक अल्फा का निकलता है तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर 2 अंक और मास नंबर 4 अंक पीछे चले जाएंगे, यानी कि यह किधर चला जाएगा, यह पीछे की ओर चला जाएगा। पदार्थ से अल्फा का निकलने पर एटॉमिक नंबर 2 अंक पीछे और मास नंबर 4 अंक पीछे चला जाता है। तो यह था अल्फा किरण की विशेषता, यानी अल्फा किरण पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कितना यूनिट, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसकी खोज किसने किया, हेनरी बैकुलर ने किया। और यह इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन, यूं कहें तो हीलियम के नाभिक जैसा होता है, अर्थात हीलियम में 2 यूनिट क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2, जबकि मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। कैथोड की ओर यह विचलित हो जाता है और इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। साथ ही अल्फा किरण किसी पदार्थ से निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 अंक पीछे की ओर चला जाता है और इसका मास नंबर 4 अंक पीछे की ओर चला जाता है। विस्थापन जब पढ़ेंगे, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पे हम डिटेल इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो इसकी खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप इसको एज इट इज याद रखिएगा रदरफोर्ड को। यहाँ पे कितना निगेटिवली चार्ज होगा, 1 यूनिट, और यह कैथोड किरण के बराबर होता है, तो इसीलिए इसको कैथोड किरण के नाम से भी जाना जाता है। और एनोड की तरफ यह विचलित होता है, इस प्रकार हम पीछे वाले डायग्राम में बताया था। यह हो गया एनोड, यह हो गया कैथोड, यानी कि निगेटिवली इधर होता है, इधर पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा किरण इस तरह मुड़ती है और इधर बीटा किरण मुड़ती है और बीच से गामा किरण जाता है। यही बात कह रहा है कि कैथोड किरण की मतलब यह अल्फा यानी बीटा कण जो होता है वह कैथोड रेज के बराबर होता है और यह एनोड की तरफ विचलित करता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। यह भी है, यह है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो बीटा रेज का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। तो बीटा रेज का जो वेग होता है वह प्रकाश का वेग का 9/10वां भाग होता है। साथ ही किसी पदार्थ से अगर एक बीटा कण निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक 1 अंक आगे चले जाते हैं। कितना चले जाते हैं, 1 अंक आगे चले जाते हैं। आइए हम अब गामा रेज का बात करते हैं। गामा रेज यानी इस पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसकी खोज किसने किया था, बिलार्ड ने किया था। तो पॉल बिलार्ड को याद रखिएगा, गामा रेज की खोज किसने किया था, बिलार्ड ने किया था। यह बहुत ही कम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन, तो अल्फा किरणें, और इसकी आवृत्ति और ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अल्फा रेज की आवृत्ति और ऊर्जा बहुत अधिक होती है। साथ ही इस पे कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है। इसके अलावा यह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें आवृत्ति और ऊर्जा अधिक पाई जाती है। यह उदासीन होता है, मतलब नो चार्ज। यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि यह जो होता है गामा रेज, यह प्रकाश के वेग के बराबर इसका वेग होता है। ग्राफिक प्लेट पर प्रभाव बहुत कम डालता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यह जो गामा किरणें होती हैं उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि फोटोग्राफिक प्लेट पर यह थोड़ी मात्रा में प्रभाव डालता है। इसका हम प्रकृति का बात करें तो यह ट्रांसवर्स होता है। कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। साथ ही अगर किसी पदार्थ से गामा किरणें निकलता है तो इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो आज हमने पढ़ा कृत्रिम रूप से पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में, और हमने यह भी जाना कि जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है जिससे कि कण निकल जाता है यानी विकिरण हो जाता है उसका, तो उसमें सीसा में सभी परिवर्तन हो जाता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है, तो जितने भी
एलिमेंट हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है, वह सारे के सारे रेडियो सक्रिय पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण की विशेषता। फिर आगे वाले यूनिट में फिर आगे वाले क्लास में हम समूह विस्थापन नियम के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नाउ स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।